हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए, उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 88 है आज, और इसमें भी आपको उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज मिलेंगे, काफ़ी यूनिक एमसीक्यूज मिलेंगे। देखिए, सफ़र हमारा चला था पहले भाग से और आज हम 88वें भाग में पहुंच गए हैं। तो बहुत से महत्वपूर्ण उत्तराखंड जीके के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत मिलते हैं। ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूके पीएससी और साथ ही यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्ज़ाम की। इसके साथ साथ जो हमारे अन्य टेस्ट सीरीज आते हैं, जीके की टेस्ट सीरीज, हिंदी टेस्ट सीरीज और हमारे कम्युनिटी बॉक्स वाली टेस्ट सीरीज और साथ ही कंप्यूटर टेस्ट सीरीज, इनको भी आपने फॉलो करना है। ठीक है, वरियस टॉपिक तो आपने देखने हैं क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं वो आपके एग्जाम के लिए। सब कुछ आपको यहाँ पे निःशुल्क दिया जाता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप का आकलन कीजिए। आप निःशुल्क यहाँ पे आइए, थोड़ा समय दीजिए और देखिए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा नवीनतम पैटर्न के आधार पर। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ किसी भी आप मेरा जो अन्य टॉपिक है या जो भी मेरा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक होता है उसको मिस कर दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं देखना मत देखिए, आप किताबों का सहारा लीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपको ही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको ही है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, नेक्स्ट एग्जाम में जो भी ये फॉलो कर रहा है, तब उसको खुद ही रियलाइज हो जाता है। ये मैं बात ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चलिए शुरू करेंगे आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम किस वर्ष दिया गया? सरल क्वेश्चन है। तो देखिए, एशिया का भी पहला था, ये भारत का पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन पूर्व में जब ये स्थापित हुआ ना, इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, 1936 में जब ये स्थापित हुआ तो तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। इसके बाद जैसे ही देश आज़ाद होता है 1947 में, तो देश की आज़ादी के बाद इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों रखा गया? क्योंकि पश्चिमी रामगंगा प्रवाहित होती है यहाँ से, बीचों बीच से। ठीक है, क्योंकि नैनीताल और पौड़ी में फैला हुआ है। ठीक है, कार्बेट। उसके बाद देखिए, हमारे जो मशहूर पर्यावरणविद थे और नरभक्षी बाघों की शिकार के लिए जाने जाते हैं, जिम कॉर्बेट, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए 1957 में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट पार्क रखा गया। ठीक है, 1955 में जिम कॉर्बेट की मृत्यु हो जाती है केनिया के नैरोबी में। केनिया चले जाते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। उत्तराखंड की महान विभूतियों वाले टॉपिक में मैंने आपको दिया है ना यूट्यूब पर ही, जिम कॉर्बेट की पूरी जीवनी है। जिम कॉर्बेट क्या करते थे, उन्होंने कहाँ कहाँ नौकरी की। उनकी बहन का नाम मैगी था। ठीक है, मैगी, खाने वाली मैगी नहीं, मैगी उनकी सिस्टर थी। मैगी ने आजीवन शादी नहीं की, जिम कॉर्बेट ने भी आजीवन शादी नहीं की। वो नैनीताल में रहते थे, गर्नी हाउस इनका घर का नाम था। ठीक है, इनका म्यूजियम काला ढूंगी में है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको रखना है। महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड परीक्षाओं के संदर्भ में अगर हम देखें क्वेश्चन बनते हैं इनसे। कभी इनकी पुस्तक आ जाती है माई इंडिया, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर 1957 में हेली नेशनल पार्क, जो कि बाद में रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, फाइनली 1957 के बाद इसको जाना जाने लगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 2 जनपदों में विस्तृत है, नैनीताल और पौड़ी में। और 1972 में यहाँ पे बाघ संरक्षण परियोजना भी लागू हुई। और सर्वाधिक बाघ कहाँ पे पाए जाते हैं, क्वेश्चन कभी बनेगा, तो सर्वाधिक बाघों की संख्या हमारी इसी पार्क में, जिम कॉर्बेट में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ही क्वेश्चन में अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो वो भी लंबा हो जाएगा सेशन। निम्न में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पर नहीं आती है, आती है। एग्जाम में बहुत ध्यान से देखना आपने, कई बार कैंडिडेट बहुत उत्साहित होकर कर देते हैं गलत इसको। नहीं और सही, ये दो बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं ना, कभी हमारा होता है, भ्रम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना कि इनमें नहीं है। ठीक है, तो साफ पता चला सूर्यधार परियोजना हाल में ही चर्चाओं में थी, इस पर मैंने करंट का टॉपिक भी दिया था आपको। सूर्यधार बैराज जो कि देहरादून में है, डोईवाला के निकट। छगनदेव परियोजना पिथौरागढ़ जनपद में है। कोटली भेल परियोजना जो गंगा पे है ये। ठीक है, और माता टीला जो परियोजना ये उत्तराखंड में नहीं है। तो माता टीला जो परियोजना है ये यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है, इनकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो कि बेतवा नदी पर है। ठीक है, तो ये हमारे उत्तराखंड राज्य में नहीं है, ऑप्शन डी इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष स्वामी रामतीर्थ की तपस्थली रहा पुराना टिहरी जलमग्न हो गया था? तो देखिए, पुराना टिहरी पूर्णतया जलमग्न कब हुआ ये पूछा जा रहा है इसमें। आपको पता है जो हमारा टिहरी था, टिहरी की स्थापना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने की थी 28 दिसंबर 1815 को। इसके बाद जैसे कीर्ति शाह का टाइम पीरियड आया, तो कीर्ति शाह के टाइम पर एक महान पुरुष यहाँ पे आए जिनका नाम था स्वामी रामतीर्थ। ठीक है, तो रामतीर्थ जी ने यहीं पर समाधि ली थी, हमारा भिलंगना भागीरथी में। ठीक है, तो इसलिए भी फेमस है ये प्लेस। और रामतीर्थ जी को संरक्षण दिया था महाराजा कीर्ति शाह ने।
जापान में जो धर्म सम्मेलन हुआ था ना, हमने बचपन की किताबों में भी पढ़ा है, स्वामी रामतीर्थ जी को स्पॉन्सर किया था कीर्ति शाह ने, जापान भेजा था इनको अपने खर्चे पे, और धर्म सम्मेलन में रामतीर्थ जी ने भाग लिया था, भारत को रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे। और रामतीर्थ जी की स्टोरी हम पढ़ते थे बचपन में, स्टेशन पे जैसे ये पहुँचते हैं जापान के स्टेशन में, इनको खाने के लिए अच्छे फल नहीं मिलते हैं। तो एक जापानी व्यक्ति ऐसा सुन रहा होता है, वो बोलते हैं कि शायद जापान में फल अच्छे नहीं मिलते, ऐसा रामतीर्थ जी जब बोलते हैं तो एक जापानी व्यक्ति ये बात सुन लेता है और दौड़ कर वो कहीं ना कहीं से फल का प्रबंध करके लाता है। रामतीर्थ जी बहुत खुश होते हैं और उस फलों का प्राइस पूछते हैं उस जापानी व्यक्ति से। तो जापानी व्यक्ति एक ही बात बोलता है, कृपया अपने देश में जाकर ये मत बोलना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। यानी कि जापान की व्यक्ति की देशभक्ति, राष्ट्रीयता का भाव उस कहानी में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए आज जापान देखिए कितना सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा हुआ है। तो ये तो कहानी थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामतीर्थ जी की तपस्वी रहा पुराना टेहरी जलमग्न हुआ था 2002 में, कंप्लीटली डूब गया था ये 2002 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और टिहरी बांध का जो प्रोडक्शन हुआ है, टिहरी बांध राष्ट्र को समर्पित कब किया गया था, तो 2006 में किया गया था। चलिए अगला देखिए, बात कट्टी नामक वैवाहिक रस्म का संबंध किस जनजाति से है, तो बात कट्टी। ठीक है, बात कट्टी यानी कि जब मैरिज की डेट निकल जाती है तो इसको बोलते हैं बात कट्टी होना, और ये थारू जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, थारू जनजाति में बहुत सी वैवाहिक रस्में हैं, 3 टिकटी हो गई, इसके साथ साथ अपना पराया भी होता है, उसमें पक्की पोगड़ी भी होती है, डेट बिल्कुल फिक्स हो जाती है जब, तो उसको पक्की पोगड़ी कहते हैं। ठीक है, और बात कट्टी भी हमारी डेट से ही संबंधित है थारू जनजाति में। और थारू जनजाति में एक भोज भी होता है, लठ भरवा भोज, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लठ भरवा भोज किस जनजाति से संबंधित है, तो थारू से। अगला देखिए, उत्तराखंड की लोक गाथाएं पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो उत्तराखंड की लोक गाथाएं बहुत सी फेमस लोक गाथाएं हैं, जैसे हमारे जीतू बगटवाल हो गया, राजूला मालूसाही, प्रेम गाथाएं भी हैं, लोक गाथाएं भी हैं। ठीक है, बहुत सी लोक गाथाएं हम देखते हैं सुनते हैं। तो इसके राइटर जो है उत्तराखंड की लोक गाथाएं, यह है शिवानंद नौटियाल जी। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, शिवानंद नौटियाल जी। उत्तराखंड सरकार ने नई पर्यटन नीति कब घोषित की, तो नई पर्यटन नीति घोषित की सितंबर 2018 में। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है, सितंबर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किस वर्ष नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित वोट क्लब पर धरना किया था, तो देखिए पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित फैक्ट है, ये क्वेश्चन है। और जो हमारा नैनीताल में गठित था ना उत्तरांचल परिषद, इसके कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के वोट क्लब पर धरना दिया था 1972 में, यानी कि आंसर जगह ऑप्शन है 1972, 1972। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से तिब्बती बर्मी परिवार से संबंधित है, निम्न में तिब्बती बर्मी परिवार भाषा से संबंधित समुदाय कौन सा है। ठीक है, तो देखिए तिब्बती बर्मी भाषा बोलती है हमारी भोटिया जनजाति। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भोटिया, और आज का सही आंसर है भोटिया। राजी समुदाय आपको पता है दोस्तों, और राजी समुदाय की भी एक स्पेशल भाषा है, मुंडा भाषा बोलते हैं ये लोग। बाकी थारू बोक्सा तो ये हमारी कुमाऊनी, रच भैंसी, मज कुमैया, ये सभी मिक्स भाषा बोलते हैं ये लोग। ठीक है, थारू और बोक्सा लोग, कोई एक स्पेसिफिक इनकी लैंग्वेज नहीं है। लेकिन भोटिया की हमारी बर्मी भाषा, भोटिया की अपनी भाषा होती है, और राजी की भी अपनी भाषा होती है, मुंडा भाषा। लेकिन राजी समुदाय भी मैंने खुद विजिट किया है इनके समुदाय में, तो ये जो लोकल लैंग्वेज होती है ना आसपास के गांव में, कुमाऊं में रहते हैं ना राजी जनजाति, जैसे कि कुमाऊं क्षेत्र का जो अस्कोट है, डीडी हाट है, और साथ ही चंपावत के कुछ हिस्सों में भी रहते हैं, तो वहीं के लोगों की लैंग्वेज में भी ढल जाते हैं, लेकिन पारंपरिक भाषा मुंडा है इनकी। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंध हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है। ठीक है, तो देखिए अगर हवाई छायाचित्र लेना है ड्रोन के माध्यम से, तो किस पैमाने पर लेना होगा हमको कार्बेट नेशनल और राजाजी राष्ट्रीय पार्क में। देखिए यहाँ पे साइलेंस जोन घोषित किया गया है, काफ़ी संवेदनशील यहाँ पे रखा गया है माहौल को। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमको काफ़ी दूर से चित्र लेने होंगे, हवाई चित्र भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा अति दीर्घ पैमाने पर, यानी कि बहुत दूर से अगर ड्रोन भी चलाएंगे हम इस पार्क के ऊपर, तो बहुत हाइट में हमारा ड्रोन होना चाहिए। अति दीर्घ पैमाने पर हम यहाँ से छायाचित्र ले सकते हैं। अगर क्लोज लेंगे तो वो एक तो प्रतिबंधित है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि संपूर्ण क्षेत्र को 500 मीटर तक साइलेंस जोन घोषित किया गया है, यानी कि कोई भी उसमें एक्टिविटी या कोई भी सस्पेंसिव एक्टिविटी, साउंड वगैरह नहीं होना चाहिए जिससे वन्य जीवों को खतरा महसूस हो। ठीक है, तो इसलिए अति दीर्घ पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है। निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, तो उत्तरकाशी के बुग्याल आपको याद ही होंगे, ये रिवीजन हो गया आपका। देखिए उत्तरकाशी का जो फेमस बुग्याल है दयारा, केदारकांठा बुग्याल भी उत्तरकाशी में ही है, कुछ कल्याण बुग्याल भी हमारा उत्तरकाशी में ही है। इसके अलावा एक और फेमस बुग्याल है उत्तरकाशी में, हरकी-दून। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसलिए ये सभी। ध्यान रखेंगे केदारकांठा जो बुग्याल है वो उत्तरकाशी में है, जबकि पंवाली कांठा जो बुग्याल है वो टिहरी में है।
ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना कब की गई थी? तो भेषज का मतलब होता है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल का जो हिंदी रूपांतरण या अर्थ होता है वो भेषज होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये भेषज क्या है। तो देखिए राज्य में हमारी जड़ी बूटियों का भंडार है भैया। हिमालय क्षेत्र में संजीवनी औषधि मिली थी हनुमान जी को, तो ऐसे ही कई औषधियाँ हैं हजारों प्रकार की। तो इनको देखते हुए राज्य में जिलेवार भेषज सहकारी संगठन भी बनाए गए, संघ बनाए गए, और ये बनाए गए थे 1980 के आसपास। ऑप्शन डी इसमें से उत्तर हो जाएगा 1980। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देहरादून में देश का प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कब स्थापित हुआ? तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम में, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मान के चलिए आयोग इसको हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में पूछता ही है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1878 में हुई थी, ठीक है, 1878 में। नशा नहीं रोजगार दो का नारा किस संगठन ने दिया था? तो ये भी देखिए पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित हमारा स्टेटमेंट आ गया। देखिए उत्तराखंड में पृथक राज्य आंदोलन की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं डेप्थ में, ठीक है। जो हमारा पेड कोर्स चलता है उत्तराखंड इतिहास वाला, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ाया गया है। उसमें बताया गया कि ये स्टेटमेंट किसने दिए थे, कौन कौन से संगठन बने थे, ठीक है। इसके साथ साथ उत्तराखंड मंडल भी बना था हमारा, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल तो हम पढ़ते ही हैं, उत्तराखंड मंडल की भी स्थापना होती है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो बहुत सी बेनिफिशियल वहाँ पे बातें बताई जाती हैं आपको। तो नशा नहीं रोजगार दो, ये जो नारा दिया था ना, ये उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने दिया था। कब दिया था? 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने बोला कि भैया यहाँ शराब वराब बंद करो, उत्तराखंड वैसे इतना पलायन हो रहा है, वैसे पृथक राज्य की मांग को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ये नशा वशा बंद कराओ और हमें काम दो, रोजगार दो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो देखिए वन प्रबंधन अधिनियम आया 1982 में। इसमें उत्तराखंड राज्य की मैं बात करूं तो लगभग 114 प्रकार की जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया। प्रतिबंधित का मतलब क्या होता है? यानी कि विदाउट परमिशन, विदाउट गवर्नमेंट परमिशन आप उसका दोहन नहीं कर सकते। अगर आप विदाउट परमिशन उसका दोहन करते हैं तो ये इलीगल होगा, ठीक है। तो 114 इस प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। कुमाऊं वन कष्ट समिति की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं वन कष्ट अध्ययन समिति की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर तो बहुत सिंपल है, देखिए इसका कुमाऊं वन कष्ट अध्ययन समिति, अगर मैं इसी को इंग्लिश में बोलूं तो ये हो जाएगा कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। अब आपका आ गया होगा इसका आंसर, ठीक है। कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी जो स्थापित हुई थी 1921 में पी विंडम के टाइम पे। इसका अध्यक्ष भी कौन था? पी विंडम था। तारादत्त गैरोला को भी इसका सदस्य बनाया गया, लेकिन इसको हमने हिंदी में रूपांतरित कर दिया, तो देखिए कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इंग्लिश वर्जन देखिए तो आ जाएगा एग्जाम में समझ में, क्योंकि बाइलिंगुअल आता है पेपर। फिर भी हिंदी पे पकड़ आपकी होनी चाहिए। कुमाऊं वन कष्ट अध्ययन समिति ये स्थापित हुई थी 1921, जिसको हम जानते हैं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के नाम से, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन था? पर्सी विंडम, तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर। किस वर्ष वृक्षों की कटाई के विरुद्ध टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन चला था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और रक्षा सूत्र आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण एक आंदोलन है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला उत्तराखंड में, बहुत लोग इससे प्रभावित हुए हैं और फॉलो भी कर रहे हैं इसको। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 1994 में ये हमारे टिहरी के भिलंगना घाटी में रक्षा सूत्र आंदोलन चला था। चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे, ठीक है। रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता किसे माना जाता है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष लैंसडाउन में आर्य समाज की स्थापना की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जैसे ही बम्बई में आर्य समाज की स्थापना होती है उसके बाद प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की भी यात्रा होती है उत्तराखंड की, और नैनीताल में जो नशा नाशिनी हमारी सभा होती है वो मर्ज हो जाती है उसमें। उसके बाद 1879 में देहरादून में भी हमारी आर्य समाज की शाखा स्थापित हो जाती है और धीरे धीरे प्रचारित प्रसारित होते रहते थे, ठीक है। और फाइनली लैंसडाउन की हम बात करें यहाँ पे, तो लैंसडाउन में यह बनता है 1923 में। यानी कि लैंसडाउन में आर्य समाज की स्थापना कब होती है? तो 1923 में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। गढ़वाल का दानवीर कांड किसे कहा जाता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, फिर भी इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, कुछ नए लोग भी होंगे। तो गढ़वाल का दानवीर कर्ण कहा जाता है घनानंद खंडूरी जी को। क्यों कहा जाता है? ये मैंने उत्तराखंड की महान विभूतियों वाले प्लेलिस्ट में दिया है, आप ज़रूर देखिएगा। इनका वीडियो फ्री में है, यूट्यूब पर है। उत्तराखंड की महान विभूतियाँ घनानंद खंडूरी जी, ज़रूर देखिएगा क्यों इनको ये दानवीर कर्ण का टाइटल दिया गया। राज्य में वृक्ष
संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में आपने बताना है कि राज्य में वृक्ष या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, चिपको आंदोलन, मैती आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन, ये सभी तो हमारे पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। उत्तराखंड में वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, वास्तुकला का मतलब क्या होता है? भवन निर्माण से संबंधित कला को ही वास्तुकला कहा जाता है। भवन, उस भवन के अंतर्गत सभी चीज़ें हो सकती है, महल हो सकता है, मंदिर हो सकता है, कोई विशिष्ट और शैली में बनी हुई अन्य चीज़, नौला, जैसे उत्तराखंड में नौला बहुत प्रचलित है पुराने टाइम का भी। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो वास्तुकला सबसे ज़्यादा विकसित हुई ना, वो कत्यूरी शासनकाल में हुई। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कत्यूरी शासनकाल को इसीलिए वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और कत्यूरी जो शासक थे ना, इनके टाइम पीरियड पे जैसे अयोध्या में रामराज चलता था, वैसे ही रामराज चलता था। मतलब प्रजा के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थे कत्यूरी राजवंश के राजा, जिसमें हम ललित सूर्यदेव है, मुख्यतः बहुत से नाम हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए थे दोस्तों, इसीलिए उत्तराखंड में वास्तुकला का स्वर्णकाल। बालेश्वर मंदिर की नींव यहीं से शुरू होती है, कत्यूरी टाइम पीरियड से। बहुत से मंदिर उस टाइम के बने हुए हैं कत्यूरी शासनकाल के, इसलिए बोलते हैं। अब यहाँ पे वास्तुकला आ गया, तो देखिए वास्तुकला पर उत्तराखंड का एकमात्र प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है, क्वेश्चन बन जाता है। तो पंवार वंश के टाइम पे हुई थी ना इसकी रचना, वास्तु शिरोमणि। ठीक है, एक ग्रंथ है वास्तु शिरोमणि, और ये किसने लिखा था? ये लिखा था हमारा श्यामशाह का दरबारी था, शंकर कवि। तो शंकर कवि ने वास्तु शिरोमणि लिखा था। ठीक है, जो कि वास्तुशास्त्र से संबंधित है पूरी। चलिए, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 88। कितना आपने स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप 15+ स्कोर करें तो मान के चलिए काफ़ी अच्छी आपकी प्रिपरेशन है और आप सिलेक्शन के काफ़ी क्लोज हैं। लेकिन जब आप सिलेक्शन के काफ़ी क्लोज होते हैं, आप अपनी मंजिल के काफ़ी क्लोज होते हैं, तो उस समय आपको डबल एफर्ट की आवश्यकता होती है, अन्यथा आप पीछे भी जा सकते हैं। तो इसलिए अच्छा स्कोर भी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, सेल्फ एनर्जेटिक रहें, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें, तभी जाके कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी आपकी जो चाहत है, जो गोल है, वो पूरा हो सकता है। देखिए, आप उस दिन कोई भी युद्ध जीत जाते हैं जिस दिन आपकी लड़ाई स्वयं से होती है। ये बहुत बड़ी बात है, जो इसको समझ जाते हैं वो सफल हो जाते हैं। मिलेंगे जल्दी आपको नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए दोस्तों, हमारी एक वेबसाइट है, अगर आपको उत्तराखंड करंट अफेयर चाहिए तो हमारी वेबसाइट को फॉलो कीजिएगा। हमारी वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो है himwantuk.com। ठीक है, क्या नाम है? himwantuk.com। तो ये है हमारी वेबसाइट, फ्री वेबसाइट है, बिल्कुल आपको सभी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी उत्तराखंड करंट अफेयर। और आपको उत्तराखंड का पेड कोर्स या हिंदी का पेड कोर्स चाहिए तो उसके लिए हमारी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, और उस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो हमारी एप्लीकेशन से आप उत्तराखंड का कोर्स, हिंदी का कोर्स भी ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अन्यथा आप यूट्यूब से भी पूरी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है आपको। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।